भाई बताओ कि जो है पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखना, प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं। जैसे रक्षित ने बताया कि लोकसभा राज्यसभा तो होते ही होते हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, जितना रोल लोकसभा और राज्यसभा का है उतना ही रोल किसका है? प्रेसिडेंट का भी है। ठीक है, तो लिखो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है। लिखो पार्लियामेंट इंक्लूड, कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन करेंगे हम, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं भाई? पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों जो है पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, दो मेनली हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। लोकसभा को और क्या क्या कहा जाता है? लोकसभा को कई नाम हैं, क्या क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, लोअर हाउस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बताओ? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और कुछ भी कहा जाता है। इसको जो है लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। लिख लो, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट चैम्बर। इसको फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। और कुछ भी कहा जाता है भाई इसको, लोकसभा को। इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की हम बात करते हैं, राज्यसभा की। राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है भाई? राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है भाई, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, अपर हाउस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और यहाँ पे एक नाम और हम भूल गए, हाउस ऑफ पीपल हो गया था। ठीक है भाई, फिर इसको जो है और क्या कहा जाता है? इसको सेकंड चैम्बर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड चैम्बर कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, राज्यसभा का एक नाम और है, बताओ। इसको जो है हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लिखो, इसको जो है हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर्स, इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर्स। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं भाई? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? तो पहली हेडिंग आप डालिए कंपोजिशन ऑफ द हाउस। हाउस की जो है कंपोजिशन क्या होती है? जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, स्टोरी की तरह हम करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भाई इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैकेंसी के बाद आप देखते हैं क्वालिफिकेशन की जो है वो क्या होती है। फिर आप देखते हैं कि भाई जो है उसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो एक स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कंपोजिशन ऑफ द हाउस। हाउस की जो स्ट्रेंथ कितनी है वो हम बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ हाउस, कंपोजिशन ऑफ हाउस। सबसे पहले राज्यसभा की हम बात करते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? कितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताओ राज्यसभा की? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। 250 को अगर तोड़ें तो कितने कितने में टूटेगा? 238 तो जो है वो स्टेट और यूटी के लिए हैं, और 12 सीटें किसके लिए हैं? नॉमिनेटेड की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो 250 के अंदर जो है आपकी 238 सीटें जो हैं वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की हैं, स्टेट एंड यूटी की हैं। जबकि आपकी 12 सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय
प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है 12 सीटों को नॉमिनेट करता है। ये याद रखना, केवल जो है आपकी दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर ही जो है यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटें दी हैं, बाकी किसी यूटी में नहीं है। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को कि ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी है राज्यसभा सीट्स, किसी भी जो है यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीट नहीं है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर है। मैक्सिमम सीट जो है वो किस स्टेट के अंदर है भाई? मैक्सिमम सीट जो है वो किस स्टेट के अंदर है? किसके अंदर है? यूपी के अंदर है। यूपी के बाद किसके अंदर है बताओ? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, यूपी के अंदर करीब जो है 80 सीटें हैं और करीब करीब 48 सीटें जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा की, सॉरी 80 नहीं है, ये होंगी राज्यसभा की 31 वो लोकसभा की हैं और महाराष्ट्र की करीब करीब 19 हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम सीट जो हैं यूपी के अंदर हैं और उसके बाद किसके अंदर हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा की हम बात करते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है भाई? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 है या 552 है बताओ? 552 और 550? 550 कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं 550। ठीक है, अगर आप जो है जनवरी 2019 से पहले की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता जनवरी 2019 से पहले, तो इसका आंसर होता 552। ठीक है, लेकिन जनवरी 2019 के बाद इसका आंसर क्या होगा? 550। ठीक है, दो जो है एंग्लो इंडियंस एक कम्युनिटी के लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता था। एंग्लो इंडियंस होते जिनके बाप या माँ जो है वो अंग्रेज थी। ठीक है, तो एक जो है संविधान में प्रावधान था कि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के 2 मेंबर को जो नॉमिनेट किया जाएगा लोकसभा के अंदर। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 552, लेकिन इनकी कुल संख्या जो है घट गई है। अभी इंडिया में 400-500 ही बचे होंगे। तो जो 104 संविधान संशोधन 2019 में जो है इस प्रावधान को हटा दिया गया और अभी कितने मेंबर हो गए? 550 हो गए। ठीक है, तो कितने मेंबर हैं अभी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर इसको तोड़ें तो करीब जो है 530 जो हैं वो स्टेट से आते हैं और जो 20 जो है मैक्सिमम जो हैं वो यूटी से आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बता रहे हैं। 530 जो है मैक्सिमम स्टेट से हैं और 20 जो है मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लो कि 2 एंग्लो इंडियन जो हैं का प्रावधान 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत हटा दिया गया। 2 एंग्लो इंडियन provision were deleted by nomination of 2 Anglo-Indian provision was deleted by 144th Constitutional Amendment 2019। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? लोकसभा में किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें, वही बताओ? किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में? किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में बताओ? यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा हैं और वही महाराष्ट्र के अंदर उसके बाद है। यूपी के अंदर करीब करीब 80 सीटें हैं लोकसभा की और महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 48 सीटें हैं। ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र, एमपी नहीं, महाराष्ट्र, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? ऊपर वाला लिख लिया? मिटा दें? सबसे ज्यादा जो है सीटें एससी के लिए कौन से स्टेट में रिजर्व हैं? सीट रिजर्व्ड फॉर एससी। हमारे जो है जो इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व होती हैं। उन सीटों पे केवल जो है एससी ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है।
तो मैक्सिमम सीटें एससी के लिए कौन से स्टेट में रिजर्व्ड हैं? कौन से स्टेट में रिजर्व्ड हैं? यूपी में रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो कौन से स्टेट में रिजर्व्ड हैं? यूपी में रिजर्व्ड हैं। और सीट रिजर्व्ड फॉर एसटी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व्ड हैं? सबसे ज़्यादा एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी स्टेट में रिजर्व्ड है भाई बताओ? एमपी के अंदर रिजर्व्ड है। किसके अंदर रिजर्व्ड है? एमपी के अंदर रिजर्व्ड है, मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। ठीक है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी प्रकार से जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका इलेक्शन होता है, जब यहाँ पे एमपी का इलेक्शन होता है तो एक रोहतक जो एक पूरा एक जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रोहतक के अंदर झज्जर भी आता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और आसपास के जितने जो हैं जगहें हैं वो आती हैं। ठीक है, तो करीब करीब 10 लाख लोगों पे जो है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? इंडिया की जो है सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है बताओ? वही होगी जिसमें आदमी कम होंगे। आदमी कम होंगे तो एरिया ज़्यादा होगा। एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी भाई? नहीं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान तो एक स्टेट हो गया। मेरे को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाओ जहाँ से एक एमपी चुन के आता है। ठीक है, कौन सी है? लद्दाख है। तो लिखो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लद्दाख है। लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख है। लद्दाख के बाद जो है बाड़मेर है। बाड़मेर राजस्थान में है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, सभी को पता होगा, नाम सबने सुना है। सबसे छोटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? वही होगी जहां पे 10 लाख आदमी काफ़ी छोटी जगह में जो है वो सीमित होंगे। ठीक है, तो कौन सी है सबसे छोटी बताओ? चांदनी चौक है। ठीक है, चांदनी चौक में जो है छोटी सी जगह में 10 लाख आदमी हो जाते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी है? चांदनी चौक है। तो स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी भाई? स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? चांदनी चौक है। चांदनी चौक है। चांदनी चौक है सबसे छोटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? लिख लो, ये सारा लिख लो। लिख लिया? अगली हेडिंग डालिए, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग डालिए ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन के बाद हेडिंग डालिए ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, कितने जो भी एमपी चुना जाता है, ठीक है, वो कितने दिन के लिए चुना जाता है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की हम बात करेंगे। राज्यसभा जो है वो क्या डिसॉल्व होती है? राज्यसभा कितने दिन के बाद डिसॉल्व होती है? अगर होती है तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, याद रखना कि राज्यसभा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा में कोई भी एमपी नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा में हो सकता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो, कोई भी एमपी नहीं है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा में कोई भी एमपी ना हो। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखिए कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो भाई क्या होता है राज्यसभा के अंदर डिसॉल्व नहीं किया जाता? तो राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं।
ठीक है। 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल के बाद क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर जो हैं रिटायर होते हैं पर 2 ईयर। अगर 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं तो एक मेंबर का कार्यकाल कितना होगा, बताओ कितना होगा, सपना कितना होगा, 6 साल होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 6 ईयर होगा। एक मेंबर का कार्यकाल कितना होगा, 6 साल का होगा, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि राज्यसभा 4 ऑप्शन देगी, राज्यसभा 4 साल में डिसॉल्व होती है, या ये पूछे कि राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, तो इसका आंसर हमेशा यही होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा को कोई डिसॉल्व ही नहीं कर सकता, कि राज्यसभा डिसॉल्व ही नहीं होती, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा। पहला ऑप्शन देगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर तीसरा ऑप्शन एक और देगा, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की हम बात करते हैं। लोकसभा को क्या भाई डिसॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है लोकसभा को डिसॉल्व, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कितने दिन का कार्यकाल होता है लोकसभा का, 5 साल का कार्यकाल होता है। कब से 5 साल का कार्यकाल होता है ये भी मेरे को बताओ, कब से 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल को कब से गिने हम, नहीं, कब से 5 साल का होता है, पहली मीटिंग जो होती है लोकसभा की तब से 5 साल का होता है, ठीक है। मान लो इलेक्शन हो गए, ठीक, उस दिन का से हम नहीं गिनेंगे, जिस दिन पहली मीटिंग होगी लोकसभा की उस दिन से 5 साल हम गिनेंगे, ठीक है। तो लिखो इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, 5 ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो पहली बैठक होती है तब से 5 साल जो इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। लोकसभा में जो है क्या कार्यकाल को जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, बताओ मेरे को, बढ़ाया जा सकता है क्या लोकसभा के कार्यकाल को, हाँ बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को, लेकिन उसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान एक प्रावधान है कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन दोबारा जो इसको 5 साल कर दिया, ठीक है। तो इसको 6 साल अगर आपसे एग्जाम में पूछें तो कब जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो इसको 6 साल कर दिया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो इसको 6 साल कर दिया था, ठीक है। जो लोकसभा के इलेक्शन जो है याद रखना वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। हम जो है लोकसभा के इलेक्शन में खुद जाके वोट डालते हैं, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिवाइड होती है और जो है हम जो है खुद जाके वोट डालते हैं, और एमपी जो जिनको वोट डालते हैं वो फिर लोकसभा में चले जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते। कौन जो है राज्यसभा के इलेक्शन जो है इलेक्ट करता है, जो एमएलए होते हैं, जो हमारे इलेक्टेड एमएलए हैं वो जो है राज्यसभा को जो है वो बनाते हैं, ठीक है। हम जो है राज्यसभा के में वोट नहीं डालते, जो हमारे एमएलएज हैं वो जो है राज्यसभा में वोट डालते हैं, ठीक है। तो लिख लो, मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में जो है डिवाइड है कि भाई इस स्टेट से इतने राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी लिख लो कि जो स्टेट की डिवीजन है ये संविधान की 4th अनुसूची में लिखी है। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू राज्यसभा टू द स्टेट्स। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू राज्यसभा इन स्टेट्स। किस स्टेट को कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी ये कहां पे लिखा है, संविधान की 4th अनुसूची में लिखा है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर, आगे बढ़े।
तो हमने बात की कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, 1/3 मेंबर हर 2 साल में जो है वो जो है रिटायर होते हैं, 6 साल जो एक मेंबर का कार्यकाल रहता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि आपको मान लो भाई 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। मान लो जब जिस बार संविधान बना तो तब तो भाई सारे एक साथ आए थे, तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन को किसको रिटायर करना है। मान लो 1950 में जब संविधान बना, 51 में इलेक्शन हुए, तो सब एक साथ आ गए राज्यसभा के अंदर। अभी तो पता है भाई जिसको 6 साल हो गए उसको रिटायर करता हूँ। ठीक है, तो तब कैसे हम जो है रिटायर किया हमने। उस टाइम पर 285 मेंबर थे, उस टाइम पर 250 मेंबर थे, आई थिंक सो 250 थे, लेकिन बढ़ गए होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है इतना। ठीक है, आई थिंक कि 250 थे। इसे हमने जो है क्या किया है, हमने एक रोक लगा रखी है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अब जी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, 2026 तक जो है हमने रोक लगा रखी है कि जो है हम नहीं बढ़ा सकते। पॉपुलेशन जो है इतनी बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन के रेशो में हमने जो है मेंबर्स को नहीं बढ़ाया है। ठीक है, इसका कारण ये है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो है लड़ाई हो जाती है। ठीक है, साउथ इंडिया वालों की पॉपुलेशन कम बढ़ती है, हमारी जो यूपी जैसे स्टेट की पॉपुलेशन जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। ठीक है, तो यूपी वाले जो है, साउथ वाले कहते हैं भाई इनको ज़्यादा फायदा है, इनके जो है मेंबर लोकसभा में राज्यसभा में ज़्यादा जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको नुकसान है, हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हमको नुकसान है। ठीक है, तो फिर क्या किया इन्होंने 2026 तक रोक लगा रखी है। ठीक है, अभी सोच रहे हैं कि बढ़ाने के लिए, इसलिए जो है एक तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है कि जो उसमें सारे आ सकें, तो एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है ये इंडिया गेट के पास जो है बनानी शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था मैं। हाँ 6 साल के लिए आए तो कैसे, हाँ क्या कैसे जो है इसको डिसाइड किया गया, शुरुआत में कैसे डिसाइड किया गया बताओ। इनको लॉटरी डाली गई। ठीक है, मैं बताता हूँ, लॉटरी डाली गई। ठीक है, लॉटरी में जिसका नाम आ गया वो जो है उसको रिटायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद से फिर जो है पता चल गया कि भाई अभी जिसको 6 साल हो गए उसको रिटायर करना है। ठीक है, शुरुआत में हमने लॉटरी सिस्टम के तहत जो है हमने रिटायर किया था। ठीक है, तो ये थी भाई ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट थी, और जो है कैसे चुने जाते ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। कोई डाउट भी इसके अंदर बताओ। अगला हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला हेडिंग डालिए आप, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बताओ। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहली बात, की जो भारत का नागरिक है तभी जो आप लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहली क्वालिफिकेशन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है आपको होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए एमपी का, मान लो आपको इलेक्शन लड़ना है की बार, तो कितनी जो है आपकी एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए। 25 जो है वो लोकसभा के लिए होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, नहीं 30 साल। ठीक है, याद रखना, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए 35। ठीक है, तो एज कितनी होनी चाहिए भाई, लोकसभा के लिए जो है 25 होनी चाहिए मैक्सिमम, ये जो मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। राज्यसभा के लिए जो है वो 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कोई 100 साल का वो भी जो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए 25 और 30 होनी चाहिए। एक जो है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं होना चाहिए, लिखो शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि ऐसी जो है किसी नौकरी पे ना हो जहाँ से तनख्वाह मिलती हो, सैलरी मिलती हो, तो अगर ऐसी नौकरी पे है तो उसको जो है वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन है कि भाई आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है, एमपी के इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं, आपका वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो लिखो नेम शुड बी मेंशन्ड इन वोटर लिस्ट, नेम शुड बी मेंशन इन वोटर लिस्ट। तो अगर जो आदमी वोट डाल सकता है वही जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, नेम शुड बी मेंशन्ड ऑन वोटर लिस्ट।
काफ़ी सारी जो है क्राइटेरिया पार्लियामेंट ने डिसाइड कर रखा है, तो लिख सकते हैं आप अदर क्राइटेरिया एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, अदर क्राइटेरिया एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट समय समय पर जो है नई नई क्राइटेरिया बनाती रहती है। जैसे कि एक क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी को भी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो वो एमपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर किसी के ऊपर दहेज का जो है वो केस दर्ज हो जाता है, दहेज के में जो है उसको कन्विक्शन दे दी जाती है, उसको गुनाहगार साबित कर दिया जाता है, तो कितने साल की सज़ा हो उसको जो है नहीं वो जो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। अगर जो है उसको कई सारे जो है जो जैसे वुमन को प्रताड़ित करने का आरोप लगता है, उसकी सजा उसका जो है गुनाह साबित हो जाता है, तो भी जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन इसके अलावा कुछ एक क्राइटेरिया पार्लियामेंट भी अलग से डिसाइड करती है कानून बना के, तो वो भी जो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि जो है आप दल बदल कानून के तहत भी जो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने जो है एक पार्टी से चुन के आप आए हो और दूसरी पार्टी में चले गए तो भी आपको डिस्क्वालीफाई जो है किया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल लोकसभा में, 30 साल राज्यसभा में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं होना चाहिए, नेम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कुछ एक और क्राइटेरिया जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है वो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, मिटा दें। अगला हेडिंग डालिए आप, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो मेन गद्दी पे बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनकी हम बात करेंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा में जो गद्दी पे जो बैठता है वो कौन होता है भाई? जो मेन गद्दी पे बैठता है जो लोकसभा में, उसको क्या बोलते हैं? बताओ पीछे, क्या बोलते हैं लोकसभा में जो मेन गद्दी बैठता है? स्पीकर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जो है लिखिए, स्पीकर के बारे में हम लिखेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो है क्या इलेक्शन होता है या वैसे ही जो इसको बना दिया जाता है? बताओ। लोग इलेक्शन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, और इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है डिसाइड करता है। और कौन जो है स्पीकर को इलेक्ट करता है भाई बताओ? इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा, बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर हैं जो चुन के आए हैं वही जो है अपने अंदर से किसी एक को जो है चुन के स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, इलेक्शन होता है, मान लो मैं लोकसभा का एमपी हूँ, ठीक है, और मुझे जो है स्पीकर बनना है, ठीक है, तो मैं मुझे स्पीकर बनना है तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, तो बाकी जितने भी मेंबर हैं वो वोट डालेंगे। ठीक है, जो जीतेगा वही क्या बन जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। ठीक है, स्पीकर जो है प्रेजाइड करता है, जो भी बैठकें होती हैं उनको प्रेजाइड करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लो लोकसभा ने कोई कानून बना दिया, कोई कानून जो है पास कर दिया, राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, या राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा उस केस में होता है। मान लो लोकसभा में बीजेपी में बहुमत है, राज्यसभा में इमेजिन करो कांग्रेस में बहुमत है, ठीक है, तो लोकसभा में जो है एक कानून बना, बीजेपी वालों की बहुमत है तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में कोई जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई कानून पे, या उसको रिजेक्ट कर दिया राज्यसभा में, तो फिर क्या होता है कि एक ज्वाइंट बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं वो जो है एक साथ बैठते हैं। ठीक है, उस जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो मेन गद्दी पे कौन बैठता है? मेन गद्दी पे जो है वो स्पीकर बैठता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, स्पीकर जो है प्रेजाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको प्रेजाइड करता है। स्पीकर प्रेजाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर प्रेजाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट।
और जब ज्वाइंट सीटिंग में जो है कोई कानून पास होता है तो उसको बहुमत से पास किया जाता है, और जो दोनों पक्षों में जो भी जो है राज्यसभा और लोकसभा में जो विरोध था वो इसके जरिए जो खत्म हो सकता है। ठीक है, दोनों बिठाएंगे और जिसकी बहुमत आएगी दोनों को एक साथ बिठाने के बाद तो पास हो गया, तो फिर वो पास हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमको याद रखनी है कि स्पीकर के पास जो है कास्टिंग वोट का अधिकार होता है। मान लो भाई कोई कानून पास होना है, मान लो कोई फार्मर से रिलेटेड कोई कानून है वो पास होना है। ठीक है, 100 ने हाँ कह दिया, 100 ने ना कह दिया, तो अब डिसीजन किसके हाथ में है? स्पीकर के हाथ में है। इसको क्या बोलते हैं? जो दोनों पक्ष सेम हो तो जो मेन जो डिसाइडिंग वोट को क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर के पास जो है कास्टिंग वोट डालने की पावर है। जो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो स्पीकर कास्टिंग वोट डालता है। ठीक है, अगर दोनों पक्ष अलग अलग हैं तो स्पीकर वोट नहीं डालता। स्पीकर वोट कब डालता है? जो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो जो है जो डिसाइडिंग वोट कौन डालेगा? स्पीकर डालेगा। तो लिखो स्पीकर हैज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट। स्पीकर हैज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट। राजीव गांधी के टाइम पे एक कानून बनाया था जिसको डिफेक्शन जो है, दल बदल कानून, डिफेक्शन एक्ट जो है जिसको कहा जाता है। मान लो भाई आप जो है बीजेपी की तरफ से एमपी चुने गए या कांग्रेस की तरफ से आप एमपी चुने गए। ठीक है, और एमपी बनने के बाद आपने दूसरी पार्टी जो है वो में शिफ्ट हो गए आप। ठीक है, मान लो आप जो है बीजेपी से जो है चुन के एमपी आए थे, लेकिन चुनने के बाद जो है आप कांग्रेस में चले गए। अगर आप करते हैं तो आपको जो है आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? दल बदल कानून बोलते हैं। इसको जो है राजीव गांधी के टाइम पे बनाया था 1985 में। ठीक है, तो दल बदल कानून के तहत जो है डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है ये किसके हाथ में है? स्पीकर के हाथ में है। तो लिखो स्पीकर डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। स्पीकर डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। स्पीकर डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। ऐसा ही स्टेट में होता है। कई बार आप देखते होंगे कि भाई जो है आपने राजस्थान में जो है कुछ टाइम पहले देखा होगा कि केस चल रहा था कि भाई राजस्थान के जो एमएलए है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम जो है ये मुद्दा रहा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे जो है एक फैक्शन जो है दूसरी पार्टी की तरफ जो है मुड़ गया, या किसी ने दूसरी पार्टी के, तो जैसे कांग्रेस के एमएलए थे काफ़ी सारे, वो बीजेपी के पक्ष में आ गए, तो जो कांग्रेस क्या करेगी? उन पर डिफेक्शन का आरोप लगा देगी। ठीक है, उनकी सदस्यता को रद्द करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो फिर मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। ठीक है भाई, एक जो है जितनी भी पार्लियामेंट्री की कमेटी है उनके चेयरमैन को जो है वो स्पीकर नियुक्त करता है। तो देखो स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है उसके चेयरमैन को जो है वो स्पीकर नियुक्त करता है। स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। और स्पीकर खुद जो है चेयरमैन होता है। स्पीकर हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और कमेटी ऑन प्रोसीजर, कमेटी ऑन प्रोसीजर। ये पार्लियामेंट की कमेटी होती हैं, ये डिसाइड करते हैं भाई सदन में कब क्या होना है, कौन से जो है किस रूल के तहत कार्य होना है, क्या क्या बिजनेस सदन में होगा। और कमेटी ऑन प्रोसीजर, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और कमेटी ऑन प्रोसीजर। ठीक है, एक चीज़ है कि जो स्पीकर की जो है जो वरीयता है वो 7वें नंबर पे आती है। तो पूरे इंडिया के अंदर जो है स्पीकर का ओहदा जो है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति का होता है, तो स्पीकर का कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है, अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो स्पीकर को जो है का ओहदा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जितना है। ठीक है, लिखो स्पीकर जो है वरीयता की सूची में 7वें नंबर पे आता है। स्पीकर जो है कम ऑन 7th नंबर along with Chief Justice of India, along with Chief Justice of India।
वरीयता की सूची पे जो है ये 7वें नंबर पे आता है, अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, दोबारा हम देखते हैं। स्पीकर के इलेक्शन की तारीख जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। स्पीकर को कौन चुनता है भाई? लोकसभा के एमपी जो हैं वो स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर ज्वाइंट सीटिंग में जो है कौन जो है बैठक में जो है प्रेजाइड करता है, ज्वाइंट सीटिंग को स्पीकर करता है। स्पीकर के पास कास्टिंग वोट का अधिकार होता है। डिफेक्शन दल बदल कानून के तहत जो है इसको डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है किसके हाथ में होता है? स्पीकर के हाथ में होता है। जितनी भी पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन को स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, स्पीकर खुद चेयरमैन होता है रूल कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का और कमेटी ऑन प्रोसीजर का। और वरीयता की सूची में स्पीकर जो है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, हमारे अभी करंट स्पीकर कौन है भाई? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। ठीक, लिख लो, करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला है। ठीक है भाई, मिटा दें इसको। यस सर। अगला आप हेडिंग डालिए डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को भी जो है इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा। लिखो, डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा इसको जो है इलेक्ट करते हैं। क्या काम होता है भाई डिप्टी स्पीकर का? बताओ क्या काम होता है डिप्टी स्पीकर का? जब स्पीकर एब्सेंट हो तो कौन बैठता है गद्दी पे? डिप्टी स्पीकर बैठता है। ठीक है, तो स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर बैठता है। करंट में जो है डिप्टी स्पीकर कौन है? बताओ, करंट जो है डिप्टी स्पीकर कौन है? कोई बताएगा कौन है करंट डिप्टी स्पीकर? हाँ, मेरे को भी नहीं पता, कोई भी नहीं है डिप्टी स्पीकर करंट में जो है। फिलहाल अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो कोई भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी अपना बनाती है, ये जो है चली आ रही है, तो अपोजिशन कोई भी नहीं है तो डिप्टी स्पीकर नहीं है फिलहाल। तो लिख सकते हो नो डिप्टी स्पीकर एट प्रेजेंट। नो डिप्टी स्पीकर एट प्रेजेंट, कोई भी जो है डिप्टी स्पीकर अभी जो है फिलहाल में नहीं है। – 2019 के बाद से जो है किसी को भी जो अभी तक डिप्टी स्पीकर नियुक्त नहीं किया गया। अगला हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा में जो गद्दी पे बैठता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा में जो गद्दी पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? इलेक्शन होते हैं क्या राज्यसभा के चेयरमैन के? बताओ भाई, पीछे हर्ष, इलेक्शन होते हैं? रक्षित सर उसके सपना बताओ। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के? हैं? नहीं होते सर, वाइस नहीं होते। ठीक है, ये मैंने कल ही बताया था। जो उपराष्ट्रपति है वही जो है राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो लिखो, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के इलेक्शन नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बट अपोजिट जो है हम नहीं लिखेंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट, ये हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा क्या का जो चेयरमैन होता है क्या वो राज्यसभा का मेंबर होता है? बताओ, क्या जो राज्यसभा का जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है क्या वो राज्यसभा का मेंबर होता है? होता है राज्यसभा का मेंबर। राज्यसभा का चेयरमैन क्या राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट बना ना, वो राज्यसभा का मेंबर तो नहीं बना। ठीक है, क्या लोकसभा का जो स्पीकर है क्या वो लोकसभा का मेंबर होता है? वो होता है। ठीक है, वो होता है क्योंकि वो इलेक्ट होके आया उन्हीं के अंदर से। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उन्हीं के अंदर से इलेक्ट होके नहीं आया, वो वाइस प्रेसिडेंट है।
ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या राज्यसभा का चेयरमैन जो है को वोट डालने का अधिकार है? मेंबर नहीं है, क्या वोट डालने का अधिकार है इसको? इसको वोट डालने का अधिकार है क्या राज्यसभा के चेयरमैन को? इसको जो है कास्टिंग वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, मेंबर नहीं है फिर भी ये कास्टिंग वोट डाल सकता है। लिखो ही हैज़ द पावर ऑफ कास्टिंग वोट, ही हैज़ द पावर ऑफ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट डालने का जो है इसको अधिकार है, जो दो पक्ष बराबर हों तभी जो है ये वोट डाल सकता है, ठीक है भाई। करंट में हमारे जो है राज्यसभा के चेयरमैन कौन हैं? कौन है भाई राज्यसभा के चेयरमैन करंट में? कौन है? वेंकैया नायडू। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति कौन है देश के? वेंकैया नायडू हैं। तो करंट जो है चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू। अगला हेडिंग डालिए आप डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन का क्या इलेक्शन होते हैं? नहीं होते हैं। डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं। लिखो डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर जो हैं डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। और क्या काम है भाई डिप्टी चेयरमैन का? सर जब वो एब्सेंट हो तो उसका काम एब्सेंट हो तो क्या करेगा? चेयरमैन का काम करेगा। या इमेजिन करो कि भाई मान लो राष्ट्रपति को की डेथ हो जाए या राष्ट्रपति नहीं रहे तो आपका उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। तो चेयरमैन की गद्दी खाली हो गई तो चेयरमैन की जगह कौन आ जाएगा? डिप्टी चेयरमैन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका काम होता है। करंट में जो है डिप्टी चेयरमैन कौन है भाई? करंट में जो है डिप्टी चेयरमैन कौन है? करंट डिप्टी चेयरमैन कौन है बताओ? करंट डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश सिंह है। लिखो करंट डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश सिंह है। करंट डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश सिंह जो है वो करंट डिप्टी चेयरमैन है। हरिवंश सिंह जो है वो करंट डिप्टी चेयरमैन है, हरिवंश सिंह, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अंदर? अगला आप लिखिए लीडर ऑफ हाउस। अगला आप लिखिए लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है भाई? जो भी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है, जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसका लीडर जो है वो लीडर ऑफ हाउस होता है। लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी मिला है लोकसभा में जिस पार्टी को, उसका लीडर, और राज्यसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिला है उसका लीडर, ठीक है। तो लिख सकते हो आप लीडर ऑफ मेजर पार्टी इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? लीडर ऑफ मेजर पार्टी इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लीडर ऑफ मेजर पार्टी इन लोकसभा एंड राज्यसभा, वही लीडर ऑफ हाउस होता है। लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लिख लो लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है? राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है? राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं थावरचंद गहलोत। राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं, राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं, लीडर ऑफ हाउस हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो हैं वो राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं, ठीक है भाई। थावरचंद गहलोत जो हैं वो राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं। थावरचंद गहलोत लीडर ऑफ हाउस। ठीक है भाई। अगला हम बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस पार्टी को मेजर पार्टी, जो लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ी जो है, जो मेजर पार्टी के बाद वाली पार्टी है, अपोजिट पार्टी, ठीक है,
जिसको 1/10 सीटें मिली हैं उसको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मान लो अगर लोकसभा में जो है सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी है। बीजेपी के बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस को जो है अगर 1/10 सीटें अगर हाउस के अंदर है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को किसका दर्जा मिल जाएगा, कांग्रेस के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, कोई भी नहीं है। कांग्रेस को 1/10 सीटें भी नहीं मिली हैं। ठीक है, 1/10 सीटें होना जरूरी हैं। ठीक है, 1/10 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिली हैं, तो कांग्रेस नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन, कोई भी नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लिख लो, नो वन इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लोकसभा के अंदर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था 2013 में, 12 में या 13 में, तो तब जो है एक लोकपाल बिल बनाया गया था। ठीक है, लोकपाल बिल के अंदर जो है लोकपाल नियुक्त किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो है पहले क्या होता थी कि आप प्रधानमंत्री को या बड़े बड़े जो नेता हैं उनको आप पे जो है केस नहीं चला सकते उनके ऊपर। ठीक है, ये जो है बाकी अधिकारियों के ऊपर केस चला सकते हैं करप्शन का, लेकिन इनके ऊपर जो है कोई नहीं है इनकी जांच करने के लिए। तो एक लोकपाल का पद बनाया गया था जो इनकी जांच कर सके। ठीक है, लेकिन लोकपाल का पद जो है वो अभी तक जो नहीं भरा गया था। उसका कारण ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नियुक्त नहीं किया गया था। उसका पद जो है, जो कमेटी जिसको पद भरना था उसका, जिसको भी लीडर लोकपाल नियुक्त करना था, उस कमेटी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का होना जरूरी था। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं, तो ये जो है काफ़ी टाइम तक रुका हुआ था। तो जो है पिछले ही साल जो है करीब लीडर अभी लोकपाल बनाया गया है। लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी को ही जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। ठीक है, अभी वही लोकसभा में कोई नहीं है, राज्यसभा में है कोई, राज्यसभा में कौन है, गुलाम नबी आज़ाद है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या जो है वोट डालने की उम्र कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, 18 होती है। क्या शुरू से ही 18 है या पहले ज़्यादा होती थी? नहीं, शुरू से 18 नहीं है, पहले 21 साल होती थी। वोट डालने की उम्र जो है पहले 21 साल होती थी। तो लिख लो इस चीज़ को, 61वें संविधान संशोधन 1988 से जो है वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1988 से जो है वोटिंग एज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत वोट डालने की उम्र को 21 साल से 18 साल कर दिया गया। ठीक है भाई, एक चीज होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सुना है इस बारे में? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, हमारा जो इलेक्शन होता है, जो हम वोट डालते हैं, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। तो इसका मतलब होता है जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा जो है वोट मिल गई वही जीत जाएगा। कई देशों में ये होता है कि आपको जीतने के लिए 51% वोट चाहिए। मान लो इलेक्शन हुआ है MLA का, इलेक्शन में हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, 51% ही वोट चाहिए। जिसको भी जो है ज़्यादा वोट मिल गई वही जीत जाएगा। ठीक है, तो इस वो सिस्टम को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहले जो आ गया वही जो है जीत जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको मेजोरिटी चाहिए, 51% चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, उसमें मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 51% जो होना जरूरी है। लोकसभा की अगर जो है आपको पूछे एग्जाम में कि पहली महिला स्पीकर कौन है लोकसभा की, बताओ पहली महिला स्पीकर कौन है लोकसभा की? नहीं, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, लिख सकते हैं आप। मीरा कुमार इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले ट्राइबल स्पीकर कौन है भाई? पहले जो हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से जो बिलोंग करते हैं, वो कौन है? फर्स्ट
ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है भाई? फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा बताओ। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? P.A. संगमा है, तो लिख लो P.A. संगमा इज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। P.A. संगमा, P.A. संगमा इज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर जो भी हमने किया है? क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे सबको मिल गया भाई पीछे? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट इंक्लूड, पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं भाई? प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। CPO 2007, मैट्रिक लेवल 2008 और CGL 2011 में पूछा गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर को हिंदी में बोलते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेचर, लोअर एंड अपर चैम्बर, लोक अदालत एंड कोर्ट, इलेक्टेड एज वेल एज सेलेक्टेड मेंबर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है द्विसदनात्मक प्रणाली। हमारे यहाँ पे 2 सदन हैं, ठीक है, एक सदन नहीं, कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या मतलब होता है इसका? लोअर एंड अपर चैम्बर, लोअर एंड अपर चैम्बर। लोकसभा जो है डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। कौन सा हाउस ऑफ पावर है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। दोनों CHSL 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सिटिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट या नन ऑफ दिस? क्या होगा भाई? नन ऑफ दिस होगा। कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि डिसॉल्व होती ही नहीं है। CGL 2003 में पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं भाई? 250, 250 होते हैं। CHSL 2016 में पूछा गया है। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट? राज्यसभा के कितने मेंबर को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर को जो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। ये CHSL 2016 में पूछा गया है। फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन? जो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए होता है। ये भी CHSL 2011 में पूछा गया है। फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा? लोकसभा में मैक्सिमम जो हैं कितने नंबर होते हैं? मैक्सिमम कितने जो सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर? अभी जो है इसको काट लो, अभी इसका आंसर फ्यूचर में कितना होगा? 550 होगा। CHSL 2016 में पूछा गया है। पहले इसका 552 होता। फिर है इनिशियल टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वाज 5 ईयर। पहले जो है मेंबर ऑफ लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने साल कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। SSC स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के मुताबिक जो है सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है भाई? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में। CPO 2007 और सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीपल, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा? कौन इलेक्ट करता है भाई? MLA। जो हमारे MLA हैं, जो कौन से MLA? जो इलेक्टेड हैं, ठीक है, वही जो है राज्यसभा के मेंबर को जो है चुनते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से क्या गलत नहीं है? ठीक है, क्या गलत नहीं है बताना है। पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर टू इलेक्ट एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की जो है एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगला है गलत है, ये बताना है। इस अगला लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी है। क्या ये गलत है? ये भी गलत नहीं है। उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, स्टेट में 2 होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 21 साल की उम्र होना जरूरी है। डी है कि जो है पंचायत में वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है। सी ऑप्शन ठीक है, डी भी ठीक है, 18 साल की उम्र होना जरूरी है पंचायत में वोट डालने के लिए।
लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी जो है 30 साल की उम्र चाहिए भाई, 21 साल नहीं चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी और राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है, दोनों के लिए जो है लोकसभा में कितनी चाहिए, 25 चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए और एमएलए बनने के लिए। ये आपका जो है CHSL 2011 में पूछा गया है। फिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप। MP को जो है उसकी मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा अगर वो सदन में कितने दिन एब्सेंट रहता है, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 365 दिन। कितने दिन एब्सेंट रहता है भाई, 60 दिन अगर एब्सेंट रहता है, अगर लगातार 60 दिन एब्सेंट रहता है कोई MP तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। ये CGL 2011 में पूछा गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये CHSL 2016 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार है। SSC स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया है। फिर है इफ स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिजाइन व्होम डज ही रिजाइन। अगर स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा देना है तो किसको इस्तीफा देगा, प्रेसिडेंट को, डिप्टी स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। CGL 2010 और मैट्रिक लेवल 2001 और 2002 में पूछा गया है। फिर है द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर इज टू। प्रोटम स्पीकर का काम क्या है, ठीक है, पता है प्रोटम स्पीकर क्या होता है, बताया भाई। अभी तक डिस्कस किया क्या प्रोटम स्पीकर के बारे में, नहीं किया अभी तक डिस्कस। देखो भाई कि जो है आपका जो जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, मान लो 2019 में लोकसभा को 5 साल हो गए, ठीक है, इमेजिन करो लोकसभा को 5 साल हो गए, राष्ट्रपति ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। स्पीकर का पद जो है फिर भी रहता है, ठीक है, स्पीकर फिर भी रहता है, ठीक है। स्पीकर जो है अपना इस्तीफा नहीं देता, स्पीकर बना रहता है, ठीक है। स्पीकर का पद जो है नहीं छीना जाता, ठीक है। जब नई लोकसभा चुन के आती है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सब आदमी वोट डालते हैं, नए MP चुन के आते हैं। जब नए MP का जो इलेक्शन हो जाता है उससे बैठक से कुछ दिन पहले जो है स्पीकर अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है। इलेक्शन के दौरान इस्तीफा नहीं देता, बैठक से कुछ दिन पहले जो है अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है। स्पीकर के इस्तीफा देने के बाद जो है राष्ट्रपति किसी एक जो है सीनियर मोस्ट जो है आदमी को जो स्पीकर प्रोटम बनाता है, ठीक है। स्पीकर प्रोटम नियुक्त करता है। मान लो भाई एकदम बैठक होनी है पहले दिन, तो पहले दिन ये तो नहीं भाई स्पीकर, अभी तो इलेक्शन नहीं हुए स्पीकर के, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हमको जरूर चाहिए जो हमारी बैठक में जो सदस्य जो चेयर कर सके बैठक को, ठीक है। बैठक में कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो चेयर कर सके, और स्पीकर हमने अभी तक इलेक्ट नहीं किया नई लोकसभा के अंदर, तो स्पीकर प्रोटम को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये स्पीकर प्रोटम क्या करता है, नए स्पीकर के इलेक्शन में मदद करता है, ठीक है, नए स्पीकर के इलेक्शन में मदद करता है, और जो सदस्य होते हैं उनको जो शपथ दिलवाने में जो है मदद करता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि स्पीकर प्रोटम का जो है वो क्या करता है, फंक्शन ऑफ स्पीकर प्रोटम का क्या काम होता है। वो जो है जब स्पीकर एब्सेंट रहता है तो उस प्रोसीडिंग में जो है वो जो है कंडक्ट करवाता प्रोसीडिंग को। नहीं भाई कि स्पीकर जो है एब्सेंट नहीं है, स्पीकर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑफिशिएट द स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड। जब स्पीकर जो इलेक्ट नहीं होने वाला तो स्पीकर का काम करता है। स्वीरिंग इन मेंबर एंड होल्ड ए चार्ज टिल द रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। मेंबर को शपथ दिलवाता है और चार्ज होल्ड करता है जब तक नए स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता। तो क्या आंसर होगा इसका, C इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सेक्शनल ऑफिसर 2003 में पूछा गया है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर?